गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसियस स्टेट, जो कि 11th का पार्ट है और लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हम एक इंट्रोडक्शन क्लास बात किए हैं, जिसमें ये क्लियर किए थे जो गैस का प्रॉपर्टीज क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस तरह का डिफरेंस है और उस गैस का मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिर से थोड़ा सा हम याद दिला दें इम्पोर्टेंस पॉइंट। यदि गैस का मास फाइंड करना हो तो मास ऑफ द कंटेनर फिल्ड विथ गैस में से सब्सट्रैक्ट कर लिया जाए मास ऑफ एम्प्टी कंटेनर। दूसरा, गैस का जो वॉल्यूम है वे कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हम समझें टेम्परेचर इन केल्विन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं गैस लॉ, और इस लॉ के अंदर सबसे पहला लॉ बात करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ जैसे ही कहा जाए जो बॉयल्स लॉ, तो ये समझेंगे ये प्रेशर वॉल्यूम के बीच रिलेशनशिप है। यानी बॉयल्स लॉ का मतलब समझें जो रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। बॉयल्स साहब क्या ऑब्जर्व किए एक्सपेरिमेंट में, इसी बात को इसमें एक्सप्रेस किया गया है। हम एक कंटेनर लें या यूं कहें वेसल लें, इसमें फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है और आइडियल गैस भर दिए हैं। आइडियल गैस क्या है ये आगे पता चलेगा, सिर्फ आप अभी समझें जो इसमें गैस भरा हुआ है। जब ये कंटेनर क्लोज है तो उस सिचुएशन में समझेंगे यहाँ मोल ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस कह दें या मास ऑफ गैस कह दें या अमाउंट ऑफ गैस कह दें, ये कांस्टेंट है, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। कांस्टेंट कौन सा? मोल ऑफ गैस। साथ ही साथ टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया एंड टेम्परेचर, 2 पॉइंट कांस्टेंट रखा गया। जो मास भी कांस्टेंट, और मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि कंटेनर क्या है, क्लोज है। तो यदि मास यानी मोल ऑफ गैस और टेम्परेचर दोनों ही कांस्टेंट हो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो पिस्टन है इस पिस्टन को डाउनवर्ड करें। जैसे ही डाउनवर्ड करेंगे तो पिस्टन तो धीरे धीरे नीचे आएगा, और जैसे ही नीचे आएगा, मान लीजिए इसी बात को हम यहाँ पे समझावें। अब पिस्टन जो है यहाँ पे पहुँच गया, तो जैसे ही यहाँ पहुँच गया तो देखिए यहाँ से यहाँ यदि हम वॉल्यूम V1 मान लें और यहाँ से यहाँ वॉल्यूम V2 मान लें, तो कौन बड़ा हो जाएगा? ये V1 बड़ा है और V2 छोटा है। यानी वॉल्यूम जो है ये ज्यादा है और ये क्या है, कम है। ये देखने ही से स्पष्ट होता है। इस समय का प्रेशर, ये जो प्रेशर है, जब गैस मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड करेगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा।
यहाँ का प्रेशर P1 माने और यहाँ का प्रेशर P2 माने, तो यदि वॉल्यूम घट जाता है उस समय ये ऑब्जर्व किया गया जो प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ P2 बड़ा और P1 छोटा। तो इसी बात को उन्होंने रिलेट किए एक सिस्टमैटिक तरीके से। क्या सिस्टमैटिक वे से रिलेट किए? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या लिया गया? कांस्टेंट मान लिया जाए। टेम्परेचर हम 25 डिग्री सी ले रहे हैं तो 25 डिग्री सी ही रहना चाहिए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट कह दें या नंबर ऑफ मोल्स जिसको n से रिप्रेजेंट किया गया, ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विथ इट्स वॉल्यूम। मतलब ये जो प्रेशर है वे इनवर्सली है किसका? वॉल्यूम का। लेकिन कंडीशन लगा दिया गया जो टेम्परेचर और मोल गैस का कांस्टेंट रहना चाहिए। अब इसी बात को हम एक फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हम कह देंगे दैट इज V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P ये किस सिचुएशन में मिला है? जब T एंड N आर कांस्टेंट। यदि T और N कांस्टेंट हो, टेम्परेचर और मोल क्या हो? कांस्टेंट हो। इस प्रोपोर्शनल को, इसको क्या स्टडी करेंगे? V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P यानी वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर। इसका ये मतलब हुआ यदि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, या यूं कहें वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। यहाँ पे देखें जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो वॉल्यूम घट गया, अब वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह का जो ऑब्जर्वेशन है आप डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। जब आप अपने साइकिल के ट्यूब में एयर को फिलिंग करते हैं तो देखेंगे जो जैसे जैसे उससे को आप पंप को नीचे की तरफ ले जाते हैं तो प्रेशर बढ़ते जाता है। वे नहीं तो होली के दिन में पिचकारी आपसे रंग भराए होंगे, उसमें भी ऐसा ही फीलिंग होगा। जो जैसे ही वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन ये कंडीशन कब हो? जब ये कांस्टेंट होगा तब। यदि पिचकारी का हम एग्जांपल दिए तो उसमें वे क्या करना होगा? उस लिक्विड को स्टॉप करना होगा। ऐसा नहीं जो वे लिक्विड जो है सो फ्लो भी हो रहा हो तो प्रेशर उस समय चेंजिंग नहीं होता है। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया गया। हम कह सकते हैं V इक्वल टू K/P। यहाँ पे K क्या है? प्रोपोर्शनल है। ऐसा कर दें K 1/P, जहाँ पे फिर K को क्या कह देंगे? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा। अब इसी बात को एक्सप्रेस हम कर सकते हैं PV इक्वल टू K यानी कांस्टेंट। और यदि इस तरह से कांस्टेंट आ जाए तो मैथमेटिकली ऐसा एक्सप्रेस किया जाता है P1 V1 P2 V2 P3 V3 एंड सो ऑन एक्सप्रेस किया जा सकता है। लेकिन हम मैथमेटिकली जो है केवल दो टर्म का ही बात कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान देने लायक है जो इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस। ये जो K है बहुत ही इम्पोर्टेंस बात, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड मोल एंड T। तो इट डिपेंड ऑन एन
ऑफ गैस, n क्या है, n है अमाउंट ऑफ गैस या मोल ऑफ गैस या मास ऑफ गैस। तो ये डिपेंड करता है n और t के ऊपर, मतलब इसका वैल्यू चेंज करेगा। ये अलग अलग केस में अलग अलग हो जाएगा। कब, जब टेम्परेचर बदल जाए और मास बदल जाए। तो वीडियो को पॉज कीजिए और जैसे ही आपसे कहा जाए व्हाट इज बॉयल्स लॉ, तो इतना बात एक्सप्रेस करेंगे। कंपटीशन के लिए एक ही पॉइंट मिला हमको, जो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी। पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो अल्सो इस तरह से भी हम बात कर सकते हैं। हमको मिल गया एक पॉइंट जो पी भी इक्वल टू के, ये एक बॉयल्स लॉ मिला। डिफरेंशिएटिंग बॉयल्स लॉ, तो पी डी भी प्लस पी डी पी भी इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट किए और जैसे ही डिफरेंशिएट किए तो इसको हम अरेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। फिर जैसे ही इसको अरेंज करेंगे तो dp अपॉन dv, यहाँ पे t जो लगा हुआ है ये कांस्टेंट टेम्परेचर का इंडिकेशन है, इज इक्वल टू माइनस p बाय v। हम जानते हैं p भी इक्वल टू क्या होता है k, इसीलिए p बराबर क्या लिख सकते हैं k बाय v। तो इस p के जगह पे ये k बाय v रखेंगे, ऑलरेडी पहले से v था इसलिए माइनस के बाय वी स्क्वायर हो गया, यानी dp अपॉन dv t माइनस के बाय वी स्क्वायर। यानी इस तरह से डिफरेंशियल फॉर्म में बॉयल्स लॉ को क्या किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। एक और पॉइंट देखते हैं, अल्सो p भी इक्वल टू k। लॉग रूल के अनुसार टेकिंग लॉग बोथ साइड, यदि दोनों साइड लॉग हम ले लें तो log p प्लस log v इज इक्वल टू log k, ऐसा लिखा जा सकता है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है लॉग का, यानी लॉग का रूल है जो जैसे ही प्रोडक्ट हो तो बीच में प्लस किया जाता है। अब यदि इसको हम अरेंज कर दें लॉग के फॉर्म में तो अलग अलग फॉर्म में अरेंज किया जा सकता है। तो log p बराबर यदि बात करें, log p बराबर तो log k और माइनस इसको इस साइड ले जाइए तो log भी लिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो log p बराबर माइनस log भी और प्लस log k। तो इस तरह से बॉयल्स लॉ का 3 फॉर्म बता दिया आपको, एक P1 V1 P2 V2 के रूप में, दूसरा डिफरेंशियल रूप में और तीसरा लॉग के फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, बॉयल्स लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी बॉयल्स लॉ में क्या बात किया गया, यदि टेम्परेचर और गैस का मास दोनों कांस्टेंट हो एक कम वेसल में, क्लोज वेसल में, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, या यूं कहें जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। ये एक दूसरे का कैसा होता है, इनवर्सली होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आइसोथर्म, आइसो का मतलब ही होता है सेम और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी जहां पे टेम्परेचर सेम हो उसको ही हम क्या कह देंगे, आइसोथर्म। आइसो मीन्स, आइसो जहां कहीं भी टर्म लगा हुआ रहे तो आइसो मीन्स सेम, और थर्म टर्म जहां कहीं लगा हुआ रहे तो इसका मतलब टेम्परेचर। जहां पे टेम्परेचर सेम हो उसको ही क्या कह दिया जाएगा, आइसोथर्म। द ग्राफ प्लॉटेड
प्रेशर वर्सस, क्या लिखा हुआ है ये, वर्सस, यानी VS मतलब वर्सस, वर्सस न लिख करके VS लिख दिया जाता है। वर्सस वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड आइसोथर्म। तो अब हम अलग अलग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं बॉयल्स लॉ का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं PV इक्वल टू कांस्टेंट का। तो यहाँ पे ये ग्राफ जब भी प्लॉट किया जाएगा तो दो एक्सिस के बीच, यहाँ पे हम ले लेते हैं वॉल्यूम का एक्सिस, आप किसी में भी ले लें, जनरली इन लीटर में बात कर लेते हैं, और ये रहा प्रेशर इन ATM में ले लेते हैं, और टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यदि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ये ग्राफ किस बात को इंडिकेट करता है, यहाँ T क्या है, कांस्टेंट, और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आइसोथर्म कहेंगे, एंड कांस्टेंट, दोनों पॉइंट कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ इंडिकेट करता है, यहाँ पे आप इस ग्राफ का लें तो ये वॉल्यूम ज्यादा है और इसके ही एडजेसेंट में, इसके ही रिस्पेक्ट में प्रेशर का बात करें तो वॉल्यूम ज्यादा, तो प्रेशर का ये एक्सिस, प्रेशर तो इधर की तरफ बढ़ रहा है, ये तो ग्राफ का ओरिजिन है, तो ये वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। तो जैसे जैसे ये ग्राफ इधर की तरफ चलेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, और जैसे ही वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सपोज कीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ये, अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गया इतना, तो देखिए गौर से जो प्रेशर क्या हो गया है, बढ़ गया है कि नहीं, यानी वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर एक्सिस पे प्रेशर बढ़ते हुए इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से इस ग्राफ से क्लियर होता है, जो यदि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट हो, उस सिचुएशन में यदि वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटेगा, और वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो ग्राफ कहलाएगा ये रेक्टेंगुलर ग्राफ के नाम से जाना जाएगा। ये रेक्टेंगुलर ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, और भी ग्राफ बात करते हैं। अगेन हम ग्राफ लेते हैं। ग्राफ क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, कितना आप समझे इस लॉ को, इस बात का इंडिकेशन करता है। तो ये वॉल्यूम और ये प्रेशर दोनों के बीच ग्राफ ले रहे हैं। ये लीटर में, ये वॉल्यूम जो ले रहे हैं वे लीटर में, और प्रेशर ले रहे हैं ATM। इस बार देखिए उसी तरह से
कुछ अलग हट के ग्राफ बात करते हैं। यहाँ पे T1, T2, T3 ये अलग अलग टेम्परेचर है। तो हम तो देखे हैं जो PV इक्वल टू जो K मिला है, ये K एक्सप्रेस कर दिए जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है P और V दोनों का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए यदि आपसे कहा जाए यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर का जो रेंज दिखाया जाएगा वे सबसे ज़्यादा T3, उसके बाद T2 और तब T1। यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ रहा है। फिर अदर ग्राफ बात करें, हम देखे हैं जो PV इक्वल टू K मिला था और इसी को log P प्लस log V इज इक्वल टू log K एक्सप्रेस कर दिए। तो log P इक्वल टू माइनस log V प्लस log K ये एक्सप्रेस कर दिए हैं। इसको यदि हम y एक्सिस ले लें और ये x एक्सिस ले लें, तो x के साथ जो होता है वे m, जबकि m यहाँ पे कुछ नहीं है, तो और ये जो है c, तो कैसा ग्राफ मिला, y बराबर माइनस mx प्लस c। जिस तरह से अभी तक हम लोग ये समझते आए जो 1 मोल कहा जाए तो 6.022 10 के पावर 23 होता है, उसी तरह से ऐसा यदि इक्वेशन मिले तो नेचर ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ का जो नेचर है वे किस तरह से संभव है, तो सबसे पहले वे स्ट्रेट लाइन होगा। जैसे ही ये इक्वेशन आ जाए तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। दूसरा, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। और तीसरा, स्लोप इज निगेटिव, और स्लोप कैसा होगा, तो निगेटिव। तो यदि इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा। लॉग यहाँ पे भी ही लेंगे क्योंकि x एक्सिस है, और ये रहा लॉग p, तो ग्राफ इस तरह का होता है, ऐसा ग्राफ होगा। और ये जो स्लोप है वे स्लोप इक्वल टू -1, क्योंकि यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, इसलिए दे दिए स्लोप इक्वल टू -1। तो हमको फिर दूसरा ग्राफ मिल गया। यदि हमसे कहा जाए बॉयल्स लॉ में log P और log V प्लस log K का ग्राफ कैसा होगा, तो इस तरह का ग्राफ मिलेगा। क्लियर हो गया, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, यानी हाइपरबोला ग्राफ ही है, लेकिन ये टेम्परेचर अलग अलग है। इसमें आपसे इतना ही पूछ दिया जाएगा जो ये टेम्परेचर T1, T2, T3 और भी दिया जा सकता है भी किस तरह से है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये किस के का वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर एंड अमाउंट पे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए।
तो अगेन हम ग्राफ बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंस है खास के कंपटीशन के लिए, तो ग्राफ जरूरी ही है। तो इस बार हम ग्राफ में P और V ये एक्सिस लेते हैं और दूसरा एक्सिस PV लेते हैं। तो हम देखे हैं जो प्रोडक्ट ऑफ PV तो कांस्टेंट है, इसलिए ये इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है? जो PV क्या है? कांस्टेंट है। यदि PV कांस्टेंट रहे तो प्रेशर और वॉल्यूम के चेंजिंग से PV पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से समझिए, ये ग्राफ इस बात को इंडिकेट करता है जो यदि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं लेकिन PV क्या है? कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सवाल है, ये अलग अलग टेम्परेचर का हम ले लेते हैं, ये तीनों अलग अलग टेम्परेचर है। तो अगेन आपको एक ही पॉइंट समझाए, यदि ये K का यानी K वैल्यू ऑफ K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इसको याद रखें। ये वैल्यू ऑफ K जो है टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा K का भी वैल्यू बढ़ेगा, और K बढ़ रहा है मतलब PV बढ़ रहा है। तो इसलिए अगेन हम यहाँ क्या कह देंगे? T3, T2 और T1, चाहे जो भी वैल्यू हो, आपको वैल्यू भी दे करके पूछा जा सकता है। अगेन हम ग्राफ लेते हैं, ये ग्राफ ले रहे हैं P और 1/V के बीच, P और 1/V। तो क्या रिलेशन मिला हमको? जो प्रेशर यदि बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेशन होगा, क्योंकि वॉल्यूम कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इस तरह से P 1/V के बीच, ध्यान दें ये 1/V लिखा हुआ है, यदि सिर्फ V रहता तो फिर गलत हो जाता। P इंक्रीज तो V डिक्रीज, ये इंडिकेट कर रहा है। अब इसी में आपको अलग अलग टेम्परेचर पे पूछ दिया जाए, यदि इस तरह से ग्राफ ले लिया जाए 1/V और P ही रहेगा, लेकिन टेम्परेचर को चेंजिंग कर दिया जाए। यदि टेम्परेचर चेंजिंग हो ये यहाँ डॉटेड छोड़ा जाता है, जिसको कह दिया गया है एक्स्ट्रापोलेशन। क्या नाम है इसका? एक्स्ट्रापोलेशन। इसका मतलब हुआ, जो हम ये थ्योरेटिकली समझाते हैं, कभी भी किसी गैस का वॉल्यूम नहीं जीरो हो सकता, प्रेशर जीरो नहीं हो सकता, यानी कुछ न कुछ होगा। तो यदि इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया जाए तो T3, T2 और T1, फिर वही बात रहा, जो टेम्परेचर का अरेंज करना होगा तो क्या कहेंगे? T3, T2, T1। ये क्या है? T कांस्टेंट है, T कांस्टेंट, एक ही टेम्परेचर पे बात किए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया? वैरी हो गया। यहाँ भी टेम्परेचर क्या हो गया? वैरी हो गया। तो इस तरह से इस टाइप का ग्राफ मिला। और देख लेते हैं, यदि ऐसा हो, जो इस बार हम यहाँ पे V ले लें वॉल्यूम और 1/P, तो बात तो सेम है। यदि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा। इस तरह से फिर जो है ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो जितना भी ग्राफ संभव था डायरेक्टली, वे सब का सब ग्राफ आपको दे दिए बॉयल्स लॉ से रिलेटेड। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी थ्रू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के सहारे
इस दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं। तो हम क्या जानते हैं, जो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये बात हम जानते हैं। लेकिन बॉयल्स लॉ में क्या हम देखें, जो बॉयल्स लॉ में देखे मास तो क्या है, कांस्टेंट है। इन बॉयल्स लॉ में मास इज कांस्टेंट। तो यदि ये मास कांस्टेंट हो गया तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी। और हम फिर क्या जानते हैं, फ्रॉम एक्चुअल बॉयल्स लॉ, और एक्चुअल बॉयल्स लॉ से क्या देखे हैं बाबू, तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी, ये अभी अभी रिलेशन तैयार किए और ये हम ऑलरेडी जानते हैं। ये जानते हैं कब, जब एट n and t कांस्टेंट। और ये कब जाने हैं, तो n and t कांस्टेंट। तो दोनों ही को हम रिलेट कर सकते हैं कि नहीं, तो D इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D या D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P, और यदि इस तरह का प्रोपोर्शनल आ जाए तो फिर एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं P बराबर KD, कह सकते हैं P/D इक्वल टू K, और यदि इस तरह का आ जाए कांस्टेंट तो P1 D1 इज इक्वल टू P2 D2, इस तरह का फार्मूला तैयार हो सकता है, जहां पे P क्या है, तो परिसर, और D क्या है, डेंसिटी, प्रेशर और डेंसिटी। तो इस तरह से हम लोगों को रिलेटेड सवाल मिलेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंस बात, एडियाबेटिक का मतलब होगा हीट कांस्टेंट, और अभी जो बात किए थे हम वे आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन डू नॉट फॉलो बॉयल्स लॉ एज टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट। यानी यदि आपसे कहा जाए जो क्या एडियाबेटिक कंडीशन में बॉयल्स लॉ फॉलो होगा कि नहीं होगा, बॉयल्स लॉ अभी होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। ये बॉयल्स लॉ केवल आइसोथर्मल में होगा, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यदि हम लोग बैलून को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं एयर फिलिंग करके, तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है बैलून का वॉल्यूम जो है वो बढ़ते जाता है, जबकि अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर जो है सो कोई ज्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होता है। तो इस तरह का घटना क्यों होता है, तो जैसे जैसे बैलून ऊपर की तरफ जाता है तो हाइट बढ़ने के साथ प्रेशर घटता है, और जैसे ही प्रेशर घटेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरी बात, यदि हम एक बैलून में एयर या गैस, एयर मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस, और गैस यदि कह रहे हैं तो कोई पार्टिकुलर एक गैस, या तो हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, हीलियम होगा, जो भी होगा। तो यदि हम बैलून में एयर भरते हैं तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ जाता है। तो आपसे कहा जाएगा जो क्या ये बॉयल्स लॉ का वायोलेशन है, तो कतई नहीं, बॉयल्स लॉ का वायोलेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ये अमाउंट को कांस्टेंट नहीं किया गया, इसलिए वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर भी इंक्रीजमेंट हो रहा है। जबकि हम बॉयल्स लॉ में किस बात को इंडिकेट किए, जो उसमें अमाउंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये इस तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या समझे इस पॉइंट में, आपसे क्या पूछ दिया गया, जो जैसे हम बैलून में एयर को फिलिंग करते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीजमेंट होता है और वॉल्यूम भी इंक्रीजमेंट होता है, जबकि बॉयल्स लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए,
यदि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, या वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए। तो वे सिचुएशन उस समय आएगा जब अमाउंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फिर क्या समझे, जो जैसे ही हम बैलून को ऊपर की तरफ छोड़े तो बैलून का वॉल्यूम क्या हो जाता है, वे इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। एडियाबेटिक कंडीशन में बॉयल्स लॉ ऑबे नहीं होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो हम ये पहला सवाल ले रहे हैं, ये एनसीईआरटी का सवाल है। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का गैसियस स्टेट का। व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस इतना डीएम क्यूब 500 डीएम क्यूब एयर एट 1 बार टू इतना डीएम क्यूब। हमसे कहा जा रहा है जो 500 डीएम क्यूब से ले जाना है 200 डीएम क्यूब। डीएम क्यूब का मतलब डेसीमीटर क्यूब। क्या बोला जाएगा, डेसीमीटर क्यूब या क्यूबिक डेसीमीटर। ये 1 लीटर कहें या 1 डीएम क्यूब कहें, दोनों बात क्या होता है, सेम। मतलब जहां पे डीएम क्यूब लिखा हुआ है वहां लीटर भी लिखा हुआ रह सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है जो 500 डीएम क्यूब से घटा के ले जाना है 200 डीएम क्यूब। पहले तो आप लोग सोच ही लीजिए, जो यहाँ पे एक गैस भरा हुआ है जिसमें 500 डीएम क्यूब है और ये पिस्टन लगा हुआ है। अब इसको ले जाना है हमको कितना, 200 डीएम क्यूब तक कर देना है। यानी वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया कि नहीं। और यदि वॉल्यूम घटेगा तो बताइए प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे प्रेशर हमको दे दिया गया है 1 बार, प्रेशर है 1 बार। तो क्या अब आप बता सकते जो यहाँ प्रेशर जो है 1 बार से ज्यादा होगा कि कम होगा। तो क्या हम आपको कॉन्सेप्ट दिए बॉयल्स लॉ में, जो यदि वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से प्रेशर जो होगा यहाँ 1 बार से ज्यादा होगा। तो चलिए अब हम फार्मूला से सॉल्व करें। यानी हमसे पूछ दिया गया जो व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर, तो यहाँ हम P1 बराबर ले लेते हैं 1 बार और V1 बराबर 500। P2 हमको निकालना है और V2 दे दिया गया 200। हम बॉयल्स लॉ से जानते हैं, जो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के आधार पे जानते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब निकालना तो हमको P2 है, तो हम लिख दें जो P2 इक्वल टू P1 V1 बाय V2। अब P1 का वैल्यू 1 बार, V1 का वैल्यू 500 डीएम क्यूब और V2 का वैल्यू 200। ये कैंसिल, तो सॉल्यूशन करेंगे तो 2.5 बार हो जाएगा। और ये बात तो पहले ही क्लियर कर दिए, हम लोग समझ ही गए थे जो निश्चित रूप से प्रेशर 1 बार से ज्यादा होगा। तो अब यदि आप सवाल को गौर से देखेंगे तो बॉयल्स लॉ बहुत ही इजी है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। अगेन एनसीईआरटी का ही सवाल दे रहे हैं, जो ये 5.2 है। ए वेसल ऑफ इतना ml कैपेसिटी contain a certain amount of gas at इतना डिग्री C
एंड इतना बार प्रेशर। एक वेसल है जिसका इतना ml कैपेसिटी है, और ये बात तो पहले ही क्लियर हो गया है, जो किसी वेसल का जितना कैपेसिटी होगा वही गैस का वॉल्यूम होगा। तो यानी हमसे कह दिया गया जो गैस का वॉल्यूम 120 ml है और उस समय 1.2 बार प्रेशर है। द गैस इज ट्रांसफर्ड, गैस को ट्रांसफर किया जा रहा है टू अनदर वेसल, एक दूसरा वेसल में, वॉल्यूम 180 ml। अब उस वेसल का जो वॉल्यूम है 180 ml, मतलब पहले से वॉल्यूम क्या हो गया गैस का, बढ़ गया। तो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इससे प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर दोनों ही जगह सेम रखा गया। फिर से समझे सवाल को, सवाल समझना बहुत जरूरी होता है। क्या कहा गया, जो कोई गैस है जिसका वेसल का कैपेसिटी है 120 ml और 120 ml है, और दूसरा जो है तो क्या कहा गया, जो गैस का जो ये वेसल है ये 120 ml और इसको ट्रांसफर किया जा रहा है 180 ml में। तो अब आप सिंपली सोच लें, जो जैसे ही वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो ये एक्सप्रेस हम कर दिए हैं। अब हम जानते हैं P1 V1 बराबर P2 V2, हमको निकालना है P2, तो P1 V1 बाई क्या कहेंगे V2। P1 का वैल्यू कितना है, तो 1.2 और V1 का 120 और V2 का 180, 0 0 कैंसिल, 1 0 और इसको हटा दीजिए। अब 4 2 9 18, 2 छक्के 12 और 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 4 दूना 8, यानी 0.8 क्या कह देंगे बार, इतना बार। तो देख लीजिए जो वॉल्यूम जैसे ही बढ़ा है तो प्रेशर क्या हो गया है, घट गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इस सवाल को पहले आप नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद फिर हम सॉल्व करते हैं। तो आप प्रैक्टिस कर लिए, चलिए देखिए अब हम बात करते हैं। एलपीजी गैस सब लोग जानते होंगे। इन ए सिलेंडर 25 लीटर, मतलब सिलेंडर का कैपेसिटी दे दिया गया कितना, 25 लीटर। सप्लाई टू ए हाउसवाइफ हैज डेंसिटी इतना, जिस समय दिया जा रहा है उस समय डेंसिटी इतना किलोग्राम पर डीएम क्यूब है। एंड द प्रेशर 10 बार, और उस समय का प्रेशर दे दिया गया 10 बार। सी यूज एज द गैस फॉर 15 डे, वे कितना दिन तक, 15 दिन तक उस गैस को यूज करती है। तो उसके बाद पाया गया क्या, जो प्रेशर हो गया 8 बार, पहले इनिशियली 10 बार था और उसके बाद हो गया है 8 बार। कैलकुलेट द मास ऑफ गैस लेफ्ट इन द सिलेंडर, यानी बताना है जो कितना मास बच जाएगा। तो पहले इस सवाल को हम लोग सोचें, यदि मास कहीं फाइंड करना हो तो वॉल्यूम और डेंसिटी मिल जाए तो सवाल बन जाएगा, क्योंकि डेंसिटी कभी चेंज नहीं होता है। यदि आप 1 गिलास पानी का डेंसिटी कहें तब पर भी 1 ग्राम पर ml, यदि 1 बाल्टी पानी का कहें तब पर भी 1 ml, डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। मतलब डेंसिटी अभी का और 15 दिन के बाद का, यानी जब तक गैस है तब तक कोई डेंसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि हमको वॉल्यूम पता चल जाए तो सवाल बन जाएगा। तो हम देखे हैं, यानी पहले क्लियर कर लें जो क्या क्या दिया हुआ है। तो हमको डेंसिटी D1 दे दिया गया 0.568 और
P1 दे दिया गया 10 बार। अब D2 हमको निकालना है और P2 भी दे दिया गया 8 बार। जहां कहीं भी रेशियो का बात हो उसमें यूनिट कन्वर्जन कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि रेशियो में यूनिट कैंसिल हो जाता है। तो हम लोग अभी एक फार्मूला देखे हैं, क्या देखे? P1D1 बराबर P2D2। अभी देखें आप, एक फार्मूला हम दिए हैं P1D1 इज इक्वल टू P2D2। अब देखिए P1 कितना है, तो 10 बार। D1 कितना है, तो 0.568। P2 कितना है, 8। और D2 क्या करना है, फाइंड करना है। तो यदि अब D2 को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 0.454 इतना के अप्रॉक्स आएगा, इतना kg/dm³। अब डेंसिटी तो मिल गया, हमको निकालना क्या है, जो 15 दिन के बाद गैस कितना बचा। तो हम जानते हैं जो मास ऑफ गैस यदि बात करेंगे तो वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से। किसी भी गैस का वॉल्यूम उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो चाहे आप 15 दिन के बाद बात करें या 20 डेज के बाद बात करें, जब तक सिलेंडर में गैस भरा हुआ है, कुछ भी अमाउंट है गैस का, तो वही वॉल्यूम होगा। इसीलिए वॉल्यूम कितना, 25 लीटर। हम अभी अभी बात किए हैं, जो 1 लीटर और 1 dm³ दोनों ही क्या है, बराबर है। तो यहाँ जो डेंसिटी में dm³ लगा हुआ है ये लीटर के बराबर है, समझे? तो डेंसिटी 0.454। यदि इतना को हम सॉल्यूशन करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 11.35 kg। फिर से एक बार इस सवाल को समझें। एलपीजी गैस एक सिलेंडर में है, जिस सिलेंडर का कैपेसिटी 25 लीटर है, और उसको एक गृहिणी को, एक वाइफ को दे दिया गया यूज करने के लिए। जिस समय दिया गया उस समय डेंसिटी इतना है। अब ये 15 दिन, और उस समय प्रेशर इतना है, 15 दिन जब यूज कर लेती है तो पता चला जो प्रेशर इतना हो गया। तो हमसे पूछ दिया गया जो बताइए जो मास क्या होगा। तो मास के लिए फर्दर हम डेंसिटी निकाल लिए, जो डेंसिटी कितना होगा, यानी जैसे जैसे मास चेंज होगा डेंसिटी में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी। वैसे डेंसिटी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, वे कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ डेंसिटी में क्यों चेंजिंग आया, क्योंकि ये प्रेशर से रिलेटेड है, इसीलिए। वैसे डेंसिटी का कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो वॉल्यूम तो ज्यों का त्यों रहा, डेंसिटी फाइंड कर। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये सवाल HW के रूप में दे रहे हैं। इस सवाल को पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। तो नोट कर लिए। तो आज हम ये बात किए हैं बॉयल्स लॉ। इसमें हो सकता है तो स्पष्ट आपको असाइनमेंट जाएगा बॉयल्स लॉ का, नहीं तो जानते हैं जो ये तो असाइनमेंट अभी तो न्यू निकल नहीं सकता है। यदि नहीं होगा तो डायरेक्ट फिर हम RCM देंगे, और यदि संभव होगा तो आपको स्पेशली बॉयल्स लॉ से मिलेगा। बस अगले रोज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जो आप लोग रिवाइज करके रखेंगे ताकि उसको हम फिनिश्ड कर दें। बस आज के लिए इतना ही।